दोस्तों, एक राजा के पास में एक भिखारी आया और उसने उससे भीख मांगी। राजा उस समय शतरंज खेल रहे थे। भिखारी को बोला कि बोलो क्या चाहिए आपको। भिखारी ने बोला केवल एक दाना चावल का चाहिए, आपके शतरंज के पहले ब्लॉक में रख दो और उसके बाद में उससे अगले ब्लॉक में उसका डबल दाना कर दीजिए। ऐसे करके ये जो शतरंज के आपके 64 ब्लॉक्स हैं उसको भर दीजिए। राजा बड़े मुस्कुराते हुए बोले कि अरे यार, क्या इतना सा मांगने के लिए आप मेरे पास आए। मंत्री को बोला कि ये जो बोल रहे हैं कि पहले ब्लॉक में एक दाना, दूसरे ब्लॉक में उसका डबल, तीसरे ब्लॉक में उसका डबल, ऐसे करके आप इन दानों को भर के इनको ये भीख दे दीजिए। थोड़ी देर के बाद में मंत्री जी आकर के राजा जी को बोलते हैं कि अब से राजा आप नहीं, वो भिखारी राजा हैं और आप भिखारी बन गए। राजा शॉक्ड हो गए कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। क्या हुआ होगा पता है? उसी एक दाने को यदि 64 टाइम डबल किया जाए तो 64 ब्लॉक के अंदर में वो दाने थे 1,84,000 करोड़ करोड़, इतने दाने। और फिर मैंने तुरंत ही गूगल किया कि 1 किलो में कितने दाने चढ़ते होंगे चावल के। लगभग 50 से 60 हजार। तो कितना किलो अनाज हुआ होगा? लगभग 3 करोड़ करोड़ किलो। 1 किलो का भाव लगभग मैंने 35 रुपया गिना। तो कितने वैल्यू का माल होगा वो आज के कंपैरिजन में? लगभग 100 करोड़ करोड़। और उसके बाद में मैंने गिना कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ कितनी है। लगभग 10 लाख करोड़। तो कितने मुकेश अंबानी चाहिए उस दाने को पे करने के लिए? लगभग 1000 मुकेश अंबानी चाहिए, तब जाकर के वो दाना पे होता। और ये पॉइंट के कारण वो राजा अगले दिन भिखारी बन गया। लर्निंग क्या थी फ्रेंड? दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिखने में बहुत सिंपल है कि पैसे डबल हो गए, पर यदि वो पैसे डबल स्पीड से बढ़ रहे हो और थोड़े समय भी निकल जाए तो पता चलता मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। तो अब ये कंपाउंडिंग करता क्या है? कंपाउंडिंग आपके इंटरेस्ट के ऊपर में इंटरेस्ट जनरेट करता है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने उसे 10% पे इन्वेस्ट कर दिए तो आपको 1 साल का 1,000 रुपया ब्याज मिलेगा। पर अब अगले साल आपने उस 1,000 रुपए को विड्रॉ नहीं किया, उसे भी इन्वेस्टेड रहने दिया, तो नेक्स्ट ईयर अब आपको 11,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 11,000 पे 10% मतलब अब आपको 1,100 रुपये इंटरेस्ट मिला और आपका पैसा एक साल में 12,100 हो गया। और उसी तरह से अगले साल वो और बढ़ करके 13,310 हो गया। तो जहां पर वो पहले 1,000 रुपये इंटरेस्ट कमा रहा था, इस साल उसने 1,300 रुपये इंटरेस्ट कमाया। सुनने में तो यही लगेगा कि यार 300 रुपये इंटरेस्ट ज्यादा कमाया, क्या बड़ा काम हो गया, अमाउंट एकदम छोटा सा ही है। आपकी बात सही भी है, लेकिन टाइम जैसे जैसे निकलता है कंपाउंडिंग अपना बड़ा इफेक्ट दिखाता है। यही तो हुआ था उस राजा के साथ में। शुरुआत के दानों में तो 1 दाना, 2 दाना, 4, 8, 16 इसी तरह से बढ़ रहा था, पर लास्ट में जाते जाते वो कितना बढ़ गया। सो दिस इज कंपाउंडिंग। तो अब आइए इस पूरे एग्जाम्पल को एकदम डेप्थ में समझते हैं। मान लीजिए 3 भाई हैं, जल्दी राम, लेट राम और परफेक्ट राम। जल्दी राम का काम था, उसने जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। जल्दी राम जब 25 साल का था तभी उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया 5-5 हजार रुपया पर मंथ, और 10 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करता रहा, तो लगभग 6 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए। लेट राम लेट था, उसने 35 ईयर्स की जब एज आई तब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, पर हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता ही रहा अप टू 60 ईयर्स तक। तो लगभग उसने 25 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट किया और 5-5 हजार रुपया हर महीने इन्वेस्टमेंट करता रहा, तो लगभग उसका 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ। और परफेक्ट राम, उसने शुरू भी जल्दी किया और लास्ट तक करता भी रहा। तो जब वो 25 ईयर्स का था तब उसने 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया अप टू जब वो 60 ईयर्स की एज तक पहुंचा तब। तो उसने लगभग यही इन्वेस्टमेंट करते करते 21 लाख के इन्वेस्टमेंट को कर दिया। पॉइंट आता है कि अब मान लो तीनों के तीनों भाइयों को 12% का रिटर्न जनरेट हुआ, तो उनको ओवरऑल जब वो 60 ईयर्स के हुए तब उन्हें क्या फंड मिला होगा, ये जब हम समझेंगे तो हमें शॉक लगेगा। सबसे पहले जल्दी राम ने जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू किया। 5-5 हजार रुपए से ही उसने लगभग 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे। वो 6 लाख रुपए जब वो 60 ईयर्स का हुआ तब तक 1 करोड़ रुपया बन गया। अमेजिंग। लेट राम, जिसने लेट शुरू किया इन्वेस्टमेंट, जल्दी राम ने जो 6 लाख किए थे उसके कंपैरिजन में उसने 15 लाख इन्वेस्ट किए, पर उसका 15 लाख 95 लाख ही पहुंचा। और परफेक्ट राम
जिसने 25 इयर्स की एज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और कंटिन्यू रखा, उसका वही फंड 1.9 करोड़ पहुंच गया। क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि जिसने जर्नी जल्दी शुरू की वो बहुत ज्यादा दूर और बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू पे पहुंचा। तो यहां पर टाइमिंग ढूंढना कि मार्केट में किस समय इन्वेस्टमेंट किया जाए, किस समय निकला जाए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम इन द मार्केट, कितना लंबे समय तक खड़े रह जाएं। तो कई बार इन्वेस्टर्स को यह कंफ्यूजन होता है कि कहां इन्वेस्ट करूं। अगर वो नहीं भी पता हो तो एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। शुरुआत में हो सकता है हम एकदम सेफ बेट लें, पीपीएफ जैसी चीजों के अंदर में इन्वेस्टमेंट करें जहां हमें फंड को रिस्क नहीं है, और धीरे धीरे जैसे हमें एक्सपीरियंस आता जाए हम अपने रिस्क प्रोफाइल को बढ़ाते जाएं। हम म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं, हम डायरेक्ट इक्विटी की तरफ जा सकते हैं। वहां पे हमारे को ज्यादा नॉलेज की जरूरत होगी, पर वो नॉलेज धीरे धीरे आएगा और साथ में हमारा टाइम इन द मार्केट अपने आप बढ़ेगा, जिससे हमें उसकी ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। तो बात बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरी है। यदि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ चाहिए तो हमें हमारे पैसे को ज्यादा लंबे समय तक काम पे लगाना होगा। हमारा पैसा जितने लंबे समय तक काम पे लगा हुआ होगा उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ, उतनी पैसिव इनकम हमारे जीवन में अपने आप आ जाएगी। आई होप कंपाउंडिंग के पावर को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या आपके लिए खास लर्निंग रही यहां पर? जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। दिस इज सीए गोविंद झंवर फ्रॉम फिन आइडियाज। इन्वेस्टमेंट के आइडियाज मतलब फिन आइडियाज। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.